Hello student, today in this video I am teaching you entrepreneurship for class 12th and this is unit 6 resource mobilization, and in this unit I am teaching you topic IPOs, initial public offer. So in my previous video I already started द स्टेप ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर कि कोई भी कंपनी अपने फंड को रेज करने के लिए जब जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू करती है तो व्हाट ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स द कंपनी वुड टेक. तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आई टॉट यू 8 स्टेप्स. नाउ in this video I'll start from step 9. So quickly I'm revising you. First step, I taught you compliance with the ACBI guidelines. Second, holding of general meeting. Third, intimation to stock exchange. Fourth, appointment. Fifth, drafting of prospectus. Sixth, approval of prospectus. Seventh, approval of board of directors. Eighth, registration of prospectus with ROC, Registrar of Companies. So all these 8 steps I taught you in my previous video. Okay, now in this video let me explain you beginning from the 9th one. So after registration of prospectus with the registrar of company and by getting the approval for the prospectus by through the ACBI, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ACBI का अप्रूवल मिल जाता है. उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है एंड यू आर रेडी टू इशू योर शेयर्स. नाउ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट शेयर्स. सो दिस इज द 9th स्टेप. सो बिफोर फिलिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब हम अपने प्रोस्पेक्टस को फिल करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हम अप्रूवल लेते हैं. द कंपनी शुड सबमिट ऑन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज. हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की हेल्प से कंपनी का एक एप्लीकेशन हम लिखते हैं स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के लिए फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय सेट इश्यूज. जितना भी हमें सिक्योरिटी ऑफर्ड करेगा स्टॉक मार्केट में, जितनी हमें जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू करना है वो हमें बताएगा. द फैक्ट दैट एन एप्लीकेशन हैज़ एंड हैव बीन मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. जितना हमने प्रोस्पेक्टस में अपना जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं, जितना अमाउंट हमने लिखा है उतने ही अमाउंट या उतने ही शेयर्स को हमें इशू करना है, नॉट मोर देन दैट. सो एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट शेयर, बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज में हम उन शेयर्स को लिस्ट आउट करें कि कितने हम शेयर्स इशू कर रहे हैं. देन 10th पॉइंट, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स. अब हमें क्या करना है, प्रिंटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोस्पेक्टस का अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं, उस कॉलेज में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले the institute or the school provides you a prospectus of your college or your school. Along with prospectus you gets the form. आपको उसी के साथ फॉर्म अटैच्ड मिलता है. You fill, before filling the form you must read all the details of prospectus. Okay, so the same happened here also. कंपनी इशू करती है अपने फंड्स को, अपने फंड को रेज करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स इशू कर रही है, तो वो प्रोस्पेक्टस के साथ मेंशन होता है फॉर्म. जब आप रीड आउट कर लोगे पूरा कंपनी का इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी हैज़ गिवन टू यू, देन ओनली यू विल स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, you will deposit the form. So same here, printing and distribution of prospectus and application forms. So after receipts of acknowledgement card from the ACBI and the intimation from registrar of companies,
इसमें रजिस्टर ऑफ कंपनी भी आपको इंटीमेट करता है कि ठीक है आप कर सकते हैं। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपके प्रोस्पेक्टस को भी रजिस्टर्ड किया जाता है थ्रू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी शुड टेक स्टेप्स to issue the prospectus within 90 days of its registration with ROC। जब कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके 90 दिन के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर वो अपने शेयर्स को इशू कर देगी। ठीक है। फॉर दिस compliance request steps for printing and distribution among bankers, underwriters, public etc should be made। तो इसमें वो जो जो प्रिंटिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो उसमें बैंकर्स, अंडरराइटर्स और सब उसमें मेंशन वो करेंगे। ठीक है। नाउ फॉर 11th स्टेप, दैट इज अनाउंसमेंट्स एंड एडवर्टीजमेंट। So announcement regarding the proposed issue should be made at least 10 days before the subscription list open। तो जो अनाउंसमेंट की जाती है कि अनाउंसमेंट करनी है कंपनी को अपने शेयर्स इश्यूज करने के लिए, तो वो 10 दिन के बिफोर 10 डेज, सब्सक्रिप्शन के 10 डेज के अंदर अंदर वो उसको इशू कर देगी। No advertisement should include brand names for the issue except the normal commercial name of the company। कंपनी का कोई ब्रांड नेम यूज़ नहीं होगा, जो कंपनी का कॉमर्शियल नेम है उसी नेम से शेयर्स इशू किए जाते हैं, और कॉमर्शियल ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी और कॉमर्शियल ब्रांड नेम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑलरेडी इज यूज। ओके। या जो कंपनी का जो ब्रांड कोई कॉमोडिटी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्शियल नेम जो है हम कह सकते हैं। So this is the 11th one. Okay. Now 12th, subscription list. So as stipulated by ACBI guidelines, the subscription list for public issue is to be kept upon for at least 3 working days and for a total period of not exceeding 10 working days, which is to be dissolved in prospectus as well। तो ACBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन जो वर्किंग डेज हैं वो, और जो इसका टोटल टाइम पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 10 वर्किंग डेज, 10 दिन से ज़्यादा वर्किंग डेज आप नहीं लेंगे, आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो डिस्क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसके बाद। ठीक है। 10 डेज ओनली, 10 वो भी वर्किंग डेज, नॉट मोर देन दैट। ओके। So this is the 12th step. Then third, separate bank account. A separate bank account is opened for the purpose of collecting proceeds of the issue। जो भी आप शेयर्स आपने इशू किए, उसका जो भी फंड आपको मिल रहा है वो टोटल आपका एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कलेक्ट होगा। फर्दर द डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट शुड बी इंटीमेटेड टू ऑल द कलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग branches of bank with whom the company has entered into an agreement for the collection of applications form। तो जैसे ही आपका क्लोजिंग डेट हो जाए, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों ही, सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, आप जितने भी आपके बैंक से कंट्रोल हो रहा है, जिस पर्टिकुलर बैंक के ब्रांचेस से कंट्रोलिंग चल रही है, सब्सक्रिप्शंस को इशू किया जा रहा है और लिया जा रहा है, वो टोटली क्लोज हो जाएगी एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है। So this is the 13th step, that is separate bank account। Then 14, minimum subscription। Now as per the ACBI guidelines, if the company does not receive 90% of issue amount from the public subscription, including development from underwriters within 120 days from the date of the issue, the amount of subscription received is required to be refunded to the applications। Okay. So in case of dispute development also, subscription is required to be refunded if 90% of the issued amount plus accepted। okay। तो कहने का मतलब ये है कि 90% अगर आपको रिसीव हो जाता है पब्लिक से, ठीक है, अलॉन्ग विद द अंडर राइटर्स 120 डेज में आपका कलेक्ट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमेशा उसको शेयर होल्डर्स ही नहीं लेते, मोर ओवर क्या किया जाता है, जो अंडर राइटर्स होते हैं वो भी भारी मात्रा में शेयर्स को खरीद के रख लेते हैं और उसके रेट बढ़ा के या घटा के किनको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक है। तो अगर 90% आपके पास आ गया है
तब तो वो रिफंडेबल नहीं होता है, अगर 90% से कम है तो वो रिफंडेबल भी हो सकता है. Now development from the underwriters, if any is not received within a 120 days of the issue prospectus, all the money received from the applicant for share is required to be repaid without interest, and if any such amount is not so repaid in next 10 days after expiry of 120 days, the director of the company are jointly and severally liable to repay that money with interest from the expiry of 130 days. तो ये होता है कि अगर आपको 120 डेज तक पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है तो ये कोशिश की जाती है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज, अगर 120 डेज के अंदर अंदर पूरा सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आ जाता तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस अमाउंट को किसी ना किसी तरह ले. 10 डेज उसमें और ज़्यादा उसको एक्सीड किया जा सकता है, और तब तक भी नहीं आता है तो द कंपनी शुड रिफंड अमाउंट विद इन अ 10 वीक. तो 10 हफ्तों के अंदर अंदर वो अमाउंट उसको रिफंड कर दिया जाएगा ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, एंड पे इंटरेस्ट इफ रिफंड आर डिलेड बाय मोर देन 8 डेज आफ्टर दिस पीरियड. तो 8 दिन के बाद भी अगर डिले हो रहा है, ठीक है, तो उसको टोटली उसका इंटरेस्ट के साथ उसको पे कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म नंबर 2, जो फॉर्म नंबर 2 है कंपनीज का, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो कंपनी है जो शेयर इश्यू कर रही है, जनरल रूल्स एंड फॉर्म 1956 के तहत जो कंपनीज एक्ट है, शुड बी फिल्ड विद रजिस्टर ऑफ द कंपनी. तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनीज अपने आप में 1956 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द फी पेबल और प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल एक्स ऑफ द एक्ट. ओके. नाउ इन केस द इशू ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड, अगर कंपनी के पास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है, द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशंस विद द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी एज पर द गाइडलाइंस लेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जा रहा है तो उस कंडीशन में वो स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प ले सकता है. ठीक है. वहाँ की जो अथॉरिटी है वो उसको गाइडलाइंस करेगी कि अब वो उस कंडीशन में क्या करे. हम कंपनी की बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ 6th, ओवर सब्सक्रिप्शन. सो अब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है तो द ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट शुड बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट विद इन 10 वीक्स. जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जा रहा है तो 10 हफ्तों के अंदर अंदर उसका अलॉटमेंट का पैसा उनको वापस कर देना है. क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, इफ द मनी इज नॉट सो रिफंडेड, the company is liable to refund the money with interest as specified from expiry of the 8 days after 10 weeks of closure of the subscription list. कहने का मतलब ये है कि अगर 10 वीक के अंदर अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी आपने रिफंड नहीं किया तो उस 8 दिन और अगर आपके हो गए हैं तो अब आप कैसे पे करेंगे? इंटरेस्ट के साथ उस अमाउंट को पे करेंगे. ठीक है. नाउ 7th, compliance report. So this is the 17 point. So as stipulated by SEBI guidelines within 45 days of the closure of issue, जब आपने इशू कर दिया है 45 days हो गए हैं, a report in the prescribed form along with the compliance certificate from statutory auditor, जो भी हमारी कंपनी के जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं उनके द्वारा, पार्टिसिपेटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो भी कंपनी के अंदर ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, और बाय अ कंपनी सेक्रेटरी या जो कंपनी के जो सेक्रेटरी है. इन प्रैक्टिस इट इज़ टू बी फॉरवर्डेड टू ACBI बाय द लीड मैनेजर. तो बहुत ज़रूरी है कि वो सारा लिस्ट 45 दिन के अंदर अंदर बना करके ACBI के जो लीड मैनेजर हैं उनको वो सेंड कर दिया जाए. ठीक है. क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो मेन रोल लीड रोल प्ले कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना. ठीक है. तो ऑल दीज आर द स्टेप्स ऑफ वाइल द कंपनी इशूज इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है.
तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर अपने आप में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है, एक ऐसा फंड है जो कि एक्सटर्नली हम कह सकते हैं बोरोइंग है, क्योंकि जो भी हम शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट गेट करने के बाद, प्रॉफिट गेट करने के बाद जो जो हमने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है वो इंटरेस्ट रेट पे हमको इनका अमाउंट वापस करना है, रिफंड करना है, ठीक है। प्रीमियम के साथ इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपका आईपीओ हो गया, फाइन। सो 17 स्टेप्स वी हैव नाउ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज था, इसमें सबसे पहले हमने पब्लिक इशू पढ़ लिया था कि पब्लिक से हम अपने फंड को रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट इशू कि राइट इशू क्या है। तो राइट इशू is a method of raising additional finance from existing shareholders by offering securities to them on pro rata basis, ठीक है। अब राइट इश्यूज का मतलब है एक ऐसा मेथड जिससे हम अपने एडिशनल फाइनेंस को रेज करने के लिए जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर एग्जिस्ट हैं, जो हमारे कई लंबे समय से हमारे शेयर होल्डर्स बने हुए हैं, उनको हम प्रो राटा बेसिस पर सिक्योरिटी सेल करें, शेयर्स इशू करें। प्रो राटा बेसिस मीन्स क्या है, गिविंग देम ए राइट टू सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर दे आर होल्डिंग। जो उनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उनमें कुछ और परसेंटेज ऐड ऑन करके उन्हीं को डिविडेंड पे कर दें, ठीक है। मतलब पहले से ही हम उनके बोरोवर हैं, हमने उनसे, वो हमारे बोरोवर हैं, हमने उनको इंटरेस्ट रेट पे करना है जितना भी उन्होंने शेयर खरीदा है, उसी में और एडिशनल डाल करके उनसे हम थोड़ा सा और बोरोइंग कर ले और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये राइट इशू है, ठीक है। प्रो राटा बेसिस पे उनको सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी बेसिस पे हम उनसे फंड रेज करते हैं। सो नॉर्मली थ्रू अ सर्कुलर राइट इशू आर प्रपोज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड इन केस दे आर नॉट विलिंग टू सब्सक्राइब, ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते नहीं है दोबारा सब्सक्राइब करना, तो दे कैन रीनाउंस द सेम इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो हम उस शेयर को किसी अनदर पर्सन के नेम पर इशू कर सकते हैं। सो दिस मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इज कंसिडर्ड टू बी इनएक्सपेंसिव as it does not require any brokers, agent, underwriters, prospectus और enlistments। तो ये जो मेथड है राइट इशू वाला, ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसमें हमको ना ही अपने ब्रोकर्स रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही एजेंट, ना ही अंडरराइटर्स, प्रोस्पेक्टस, ये नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट इश्यूज। In next video, I'll explain you the third method of flotation of new issue, that is private placement. Okay, so thank you and have a nice day.